वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग आइसोम्प्टोटिक नोटेशंस को देखेंगे कि उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर तीन चीज़ें होती है हमारे पास। एक होता है हमारे पास ये बिग ओ, और एक होता है हमारे पास ये मेगा, और एक होता है हमारे पास यहाँ थीटा आना था, सॉरी ये थीटा होता है हमारे पास थीटा। ठीक है, एक थीटा होता है। तो इसको हम देखते हैं फिर बाद में। ओके, तो पहले हमारे पास आता है बिगो। जो बिगो होता है हमारे पास, बेसिकली बिगो होता है किसी भी एल्गोरिथम का वर्स्ट केस होता है। एक तो बिगो होता है, दूसरा हमारे पास होता है अपर बाउंड, मतलब वो हाईएस्टली एक जो एल्गोरिथम है वो मैक्सिमम कितने टाइम चलेगा, उसका वर्स्ट केस क्या होगा। कि सपोज हमारे पास अगर एक अरे है, उस अरे के अंदर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं और हमने इसमें सर्च करना है, लाइक 2 सर्च करना है, और 2 पड़ा हुआ है यहाँ पे लास्ट इंडेक्स के ऊपर। तो हमें सर्च करने के लिए पहले ये सर्च करना पड़ेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, देन फिर ये, जिसका अपर बाउंड है। ठीक है, ये इसका वर्स्ट केस है। या इसका वर्स्ट केस होगा कि उस वो वैल्यू अरे के अंदर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती वैल्यू। लेकिन तो उसके लिए भी आपको पहले पूरी अरे से सर्चिंग करनी पड़ेगी, पास आउट करना पड़ेगा। देन जब आप उस पर पूरी अरे पे ट्रेवर्स कर लोगे, देन आपको पता चलेगा कि लास्ट इंडेक्स पे वो चीज़ या फिर वो चीज़ है ही नहीं, देन उसका होगा वर्स्ट केस। और वर्स्ट केस के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं बिगो। ठीक है, तो और इसके बाद हमारे पास आता है ये इसका ओमेगा होता है इसका बेस्ट केस। मतलब सपोज हमारे पास वही रे है, लेकिन जब हमने सर्चिंग शुरू की हमें 2 चाहिए था और 2 में 0 इंडेक्स पे मिल गया। मतलब बेस्ट केस ये है कि हमें अभी हमने सर्चिंग स्टार्ट ही करी थी और पहली आइट्रेशन में हमें उसकी वो मिल गई, वैल्यू मिल गई। देन हम उसको उससे करते हैं, ओमेगा से करते हैं। और सपोज अगर ना वो फर्स्ट पे है ना वो लास्ट पे है, वो बिट पे कहीं पे अगर एग्जिस्ट करती है इस लाइन के ऊपर, देन वो हमारा चला जाएगा थीटा के ऊपर। देन वो थीटा है हमारा। ठीक है, थीटा होता है हमारे पास कि किसी भी चीज़ का एवरेज केस, जिसे हम कहते हैं थीटा। ठीक है, तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। बिगो के लिए नोटेशन बना लेते हैं हम लोग। तो बिगो होता है हमारे पास एक तो अपर बाउंड, और उसको मैं लिख लेते हैं वैसे, एक हम कहते हैं इसको वर्स्ट केस, और हम कहते हैं इसको अपर बाउंड। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, अब हमारे पास इसकी जो कोटेशन होती है वो ये होती है कि एफ ऑफ एन हमेशा सी डॉट जी ऑफ एन से बड़ा होता है। जी ऑफ एन हमारा होता है बेसिकली वो पार्ट, वेरिएबल पार्ट, किसी भी टी ऑफ एन का। मतलब हमने लास्ट टाइम लेक्चर में टी ऑफ एन निकाले थे, उनके अंदर हमारे पास सी पार्ट भी होते हैं, कॉन्स्टेंट पार्ट भी होते हैं, उसके बाद उनका वेरिएबल पार्ट भी होता है। मतलब सपोज हमारे पास था C+2n, C+3 हमारे पास कॉन्स्टेंट नंबर है और 2 हमारे पास खुद एक कॉन्स्टेंट है, और n हमारे पास एक वेरिएबल है। जो हमारा वेरिएबल वाला पार्ट होगा ना, ये 2n हमारे पास होगा सी जी हमारा होता है कोई भी वेरिएबल पार्ट। सपोज के हमारे पास इसके अंदर जैसे ये है, ठीक है, ये रहा, ये टी ऑफ एन। ये फर्ज करें किसी भी एल्गो का एक टी ऑफ एन है। टी ऑफ एन हमने लास्ट टाइम निकाला था, टाइम इक्वेशन होती है हमारे पास किसी भी एल्गो की। ठीक है, उस एल्गो की टाइम इक्वेशन है 4n + 2। इसके अंदर हमारा 4n है ना, ये वेरिएबल पार्ट है और ये हमारा बिल्कुल ही कांस्टेंट पार्ट है ये वाला, क्योंकि हम टाइम इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट को इग्नोर नहीं करते। जब हम लोग आइसोम्प्टोटिक नोटेशन बनाएंगे या फिर हम लोग बिगो निकालेंगे तो हम चीज़ों को इग्नोर कर देंगे, लेकिन टाइम इक्वेशन के लिए नहीं करते, इसलिए हम एज इट इज़ लिखेंगे। और लेकिन इसमें जो हमारा वेरिएबल पार्ट होगा, जिससे हमारा कंसर्न है, ये जो डोमिनेंट पार्ट है हमारे पास, वो हमारा जी ऑफ एन होगा। ठीक है, इसको करते हैं बंद। ओके, तो इस केस के अंदर हमारे पास जी हमारे पास क्वेश्चन है, अगर सपोज इस केस के अंदर हमारे पास ये हमारे पास क्वेश्चन है 4n + 2। ये हमारे पास किसी एल्गो की एक टी ऑफ एन है, टाइम इक्वेशन है, और हमारे पास जो जी ऑफ एन है उसका वो है 4n। तो ये हमारे पास आ गया जी ऑफ एन। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ठीक है, इक्वल आ गया। अच्छा, अब जी ऑफ एन को हम निकालना कैसे होता है कि हम बेसिकली क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आपने ऐसा नंबर चूज़ करना है एन की एक, तो इसके साथ
क्योंकि हम इसमें जो वैल्यू मर्जी पुट कर दें एन की, ये चीज़ हमेशा उससे बढ़ी जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे +2 हो रहा है और ये हमेशा +2 होता जाएगा। हम यहाँ पे 1 पुट कर दें +2 फिर भी होगा, यानी कि इससे वैल्यू बढ़ी जाएगी। लेकिन हमने ये करना है कि C.G(n) वर्स्ट केस के अंदर हमारा बड़ा होता है हमारी Fn से। Fn बेसिकली हमारा होता है T(n). यहाँ पे आप T(n) लिख लें, यहाँ पे Fn लिख लें, एक ही बात है आपकी, ठीक है, दोनों सेम है। ओके, तो अब ये हमारा T(n) है और ये हमारा C.Gn है, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, इसका बेसिक रूल ये होता है कि आपके पास जो भी वेरिएबल के साथ वेरिएबल पार्ट है उसके अंदर एक प्लस कर दो आप। मतलब अगर 4n लिखा हुआ है यहाँ पे तो इसको आप 5n कर दो, मतलब 4n + 2 ≤ 5n। अब आपने क्या करना है कि अभी हमारे पास क्वेश्चन है अरिथमेटिक नोटेशन, इसके ऊपर हम इसको सॉल्व करेंगे, देन हमारे पास हम इससे C.G(n) निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम ये करेंगे कि पहले हम पुट करेंगे, हमने इसमें से असल में n नोट निकालना है पहले, तो n की वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं हम लोग। n = पहले 1 पुट करें अगर इसके अंदर, तो 4 1 4 + 2 ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 6 ये सेटिस्फाई नहीं करती क्वेश्चन। हम देन पुट करेंगे इसके अंदर 2, 0 पुट करें तब भी नहीं करती, 0 इधर 2 रह जाएगा और इधर 0 रह जाएगा। 2 पुट करें तो यहाँ पे रह जाता है 4 2 8 + 10 और इधर भी 10 10 ≤ 10 भी सेटिस्फाई करता है क्योंकि हमने =2 लगाया हुआ है, 10 सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर हम 3 पुट करें देन 3 इससे बड़ा हो जाएगा, जैसे 3 15 और यहाँ पे आ जाएगा <= 14, ठीक है। तो या तो हम इसको कह लें कि भाई हमारा जो n नोट है ना इस केस के अंदर वो है = 3, और वी कैन से इट एज ए 2 भी, क्योंकि 2 भी हमारा इस कंडीशन को पूरा कर रहा है क्योंकि इक्वल लगा हुआ हमारे पास, ठीक है। तो ये देखें, ये होता है हमारे पास T(n) हमेशा 0 से ग्रेटर होना है इस केस के अंदर, तो वो हमारे पास ग्रेटर है। और इसके बाद क्योंकि लूप चल रहा है ना हमारे पास, जब कोई चीज़ एल्गोरिथम चलेगा तो कुछ ना कुछ टाइम लेगा, इसलिए हमेशा T(n) हमारा 0 से ग्रेटर होगा। और इस तरह n जो है वो > होगा n नॉट के, और इसी हमने ज्यूम किया। यहाँ पे हमने C5 चूज़ किया और देन ये हमने 3 पुट किया, हमारे पास ये क्वेश्चन आई। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास ओनली बच जाता है n हमारे पास। बेसिकली हो पता है क्या है, देखिए जब आप ये चीज़ें पुट करते हैं ना आपकी क्वेश्चन सेटिस्फाई होती है। ये आप उसको फिर जो मर्जी वैल्यू दे लें, देन आप उससे जिस भी वैल्यू को आपकी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है ना वो आपका n नोट बन सकता है। और आपका n नोट क्या होता है, आपका अपर बाउंड, यानी कि इसके बाद जो वैल्यू भी होगी वो हमेशा इससे C(n) इंक्रीज ही करेगा। मतलब n नोट की जो वैल्यू होगी उसके बाद आप जो वैल्यू भी रखोगे, n नोट निकालने का फ़ायदा ये होता है कि सपोज करें हमने ये वैल्यू निकाली हुई थी n नोट = 3। अब 3 के बाद n नोट हमारा 3 है, n नोट हमारा अपर बाउंड होता है। n नोट के बाद हम 4 लिख लें, 5 लिख लें, 6 लिख लें, हम जो मर्जी वैल्यू लिख लें, इसके बाद जो भी वैल्यू हम लिखेंगे उसके बाद C(n) हमेशा इंक्रीज़ करेगा। देखो पहले क्या था कि वो डिक्रीज़ भी करा था F(n) से, ठीक है। F(n) से हमने कंपेयर करना है इसको कि F(n) से वो चीज़ नीचे भी जा रही थी, डाउन भी जा रही थी और अप भी जा रही थी। लेकिन अब हुआ क्या कि जब हमने एक n नोट निकाल लिया कि भाई n नोट हमारा 3 है, अब 3 के बाद आप 4 लिख लो, 5 लिख लो, 6 लिख लो, आप जो मर्जी नंबर चूज़ कर लो, वो हमेशा और जो C(n) है वो हमारा इंक्रीज़ करेगा। मतलब हम उसको n नोट को उसकी वैल्यू दे देते हैं n की, और देन हमारे पास रह जाता है C(g(n), वो हमारे पास ओनली वो रह जाएगा, यानी कि हमारी इसकी कम्प्लेक्सिटी बन जाएगी, वो सिर्फ रह जाएगी n। 4n कर लेंगे दोबारा, इसको हमने पहले 2 इग्नोर कर दिया, देन हम इसका n 4 भी इग्नोर कर सकते हैं, हमारे पास आ जाएगी ये चीज़, ठीक है। और सेम केस है हमारे पास उसके साथ बस केस के साथ। तो देखिए इसके अंदर इसने ऐसे किया है, इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। अच्छा बेस्ट केस में क्या होता है हमारे पास, बेस्ट केस में ये होता है कि इसमें पहले उसने क्या किया कि जस्ट एक सोल्यूशन दिया उसने, साथ में उसने एक और चीज़ ली, एक लूप लिया, नेचुरल लूप है और इंडिपेंडेंट लूप है। उसने उसकी टाइम इक्वेशन निकाली, ये टाइम इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इस टाइम इक्वेशन में जो वेरिएबल डोमिनेंट पार्ट है वो है n²। उसने G(n) ले लिया, n² से उसने कंपेयर कर लिया, ठीक है। जब उसने कंपेयर किया उसने कहा कि ये सारा पार्ट जब <= n² है तो हम T(n) को ये कह सकते हैं कि n² ये बन जाए हमारे पास, ठीक है। क्योंकि डोमिनेंट पार्ट हमारे पास जो भी होगा वो हमारे पास
क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट सारे इग्नोर हो गए हैं और ये रह गया सिर्फ हमारे पास। ओके, इसके बाद हम चलते हैं ओमेगा की तरफ। ओमेगा क्या होता है? बेस्ट केस किसी भी चीज़ का। ओमेगा का रूल ये होता है कि सॉरी, ओमेगा का रूल यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा। ओमेगा कहता है कि भाई जो एफ ऑफ एन है ना वो हमेशा ग्रेटर होगा सी डॉट जी ऑफ एन से, ठीक है। जैसे कि इस ओमेगा की बेस्ट केस के बारे में बताया था आपको कि अरे के अंदर में कोई चीज़ पहले इंडेक्स में मिल जाए तो हमारा बेस्ट केस होगा, और उसके लिए हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हमारी टाइम क्वेश्चन है वो हमेशा ग्रेटर होगी सी डॉट जी ऑफ एन से। क्योंकि देखिए हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा अगर हमारा इटरेशन पहले नंबर मिल जाए तो इसका मतलब है कि हमें कोई ना कोई कॉन्स्टेंट नंबर मिलेगा, मतलब 1 भी मिल सकता है वो। अब 1 से चीज़ को जो टाइम क्वेश्चन में तो हम हर चीज़ काउंट करते हैं ना, हम कोटेशन भी काउंट करते हैं, हम कोटेशन कह दिया सॉरी वे कॉन्स्टेंट भी टाइम कॉन्स्टेंट टाइम काउंट टाइम करते हैं, और देन हम हर लाइन का हर एग्जीक्यूशन का लाइन को काउंट करते हैं कि भाई ये इसमें सारे कांस्टेंट भी आएंगे, वेरिएबल्स भी आएंगे, लेकिन जो जी एफ एन होगा इसके अंदर हमारे पास क्योंकि पहली दफ़ा मिल जाएगा हमें वो, तो वो हमेशा अराउंड 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर होगा। इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो टी ऑफ एन है वो ग्रेटर होगा सी डॉट जी ऑफ एन से। ये देखें इसके अंदर हाँ टी ऑफ एन जो है वो ग्रेटर है जी डॉट सी डॉट जी ऑफ एन से, ठीक है। और इसमें एन जो है वो ग्रेटर होगा एन नोट से, क्योंकि इसके बाद आपका जो एन नोट आपको मिल जाएगा उसके बाद आप एन की कोई वैल्यू पुट करो वो हमेशा आप जी ऑफ एन उससे नीचे जाएगा। और बेस्ट केस में क्या जा रहा था हमारे वर्स्ट केस में क्या जा रहा था हमारे पास कि जो हमारे पास एन नोट के बाद जो सी डॉट जी ऑफ एन था वो हमेशा ऊपर जा रहा था उससे, क्योंकि वो उससे ग्रेटर है, और इसमें हमारे पास उससे लो जाता है। तो अब सपोज करो हमारे पास एक सिलेक्शन सॉर्ट का अगर हम एक टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालें उसकी टाइम क्वेश्चन बनती है हमारे पास ये, ठीक है, ये बनती है। दैन हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब सी डॉट एन स्क्वायर हमारे पास जी ऑफ एन हमारा वेरिएबल पार्ट होता है डोमिनेंट, वो ये आ गया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ बन गई। अब ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी, हम वहाँ लेके गए तो डिवाइड हो गई। ये एन इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, एन स्क्वायर प्लस 4n माइनस 5 एन स्क्वायर प्लस 4n माइनस 5, ठीक है। और यहाँ पे था सी एन का स्क्वायर और बीच में था हमारे पास लेस देन इक्वल, ठीक है, ठीक हो गया। हम यहाँ से इसको ख़त्म कर देंगे, यहाँ लिख देंगे एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर, ये चीज़ से कट जाएगी, ये चीज़ इससे कट जाएगी और ये एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई एन माइनस 5 डिवाइडेड बाई यहाँ 1 रह जाएगा 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई एन एन स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज़ रहेगी हमारे पास ये रही 4 डिवाइडेड बाई एन माइनस एफ डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ठीक है। और सपोज़ किया कि अगर हम एन को 2 कह लें कि एन की वैल्यू हम सपोज करें 2 पुट कर रहे हैं तो हमारा हमने वो वैल्यू पुट करनी है जो उससे लोअर जा रही हो, तो किसी भी कांस्टेंट से वो वैल्यू जो भी निकलेगी उससे लोअर होगी। जैसे कि हमने अगर एन 2 पुट किया तो ये चीज़ एन डिवाइडेड बाई 2, या 2 से 2 कट गया, इधर रह गया 2.5 और ये 4 1.5 रह गया, यहाँ पे कुछ समथिंग रह जाएगा। देन हम उसको सॉल्व करेंगे तो सपोज यहाँ पे हमने 2 पुट किया था तो रह जाएगा 1 प्लस ये 2 रह गया, और 5 डिवाइडेड बाई 4 हम समथिंग 1 पॉइंट समथिंग रह जाएगा यहाँ पे 3 सा। तो ये जो भी होगा कांस्टेंट नंबर से लेस होगा, लेस देन इक्वल टू कांस्टेंट नंबर। फर्ज करें यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट सारे इग्नोर भी कर दें, हम उसको लिख देते हैं C1। तो इसलिए हम लिखते हैं कि बेस्ट केस क्योंकि हमारे पास क्योंकि हमें पहली इटरेशन में चीज़ मिल जाएगी तो हम कहते हैं कि हमें 1 या 2 या n इज़ ग्रेटर दैन 2 और C हमारा 1 होगा। तो ये हमारी बेस्ट ओमेगा की आइजेनोटिक नोटेशन होगी, यानी ओमेगा होगा हमारे पास। तो अगर तो हमारे पास किसी भी एल्गोरिदम का बेस्ट केस और उसका वर्स्ट केस सेम आ जाए, देन हम उसे कहते हैं कि उसका जो हमारे पास थीटा है वो भी हमारे पास उसका सेम होगा। मतलब टी ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन और टी ऑफ एन इज इक्वल टू ओमेगा जी ऑफ एन, मतलब टी ऑफ एन ओ जी ऑफ एन के भी इक्वल होगा और टी ऑफ एन जो है वो ओमेगा जी ऑफ एन के इक्वल भी होगा। देन आप उसे कहेंगे कि हमारे पास जो थीटा है वो सेम है, और थीटा भी उसका वही होगा जो उसका बेस्ट और एवरेज के अगर सेम है तो उसके दरम्यान में कोई एवरेज का स्पाई नहीं जाता। मतलब एक अरे है, सपोज करो कि एक अरे है ही सिर्फ एक एलिमेंट की, मतलब 2, और आपने उसमें फाइंड भी 2 करना है, ठीक है।
आपने फाइंड 2 करना है और इस रे के टोटल जो एलिमेंट है वो 2 ही है, मतलब सिर्फ ओनली 2 पड़ा हुआ है, एक सिंगल एलिमेंट रे है। देन आप इसका बेस्ट केस भी यही है, इसका वर्स्ट केस भी यही है, और देन क्योंकि इसके एवरेज के अंदर कुछ है ही नहीं, तो इसका जो थीटा होगा वो भी सेम होगा। तो ये है आइसोमेट्रिक नोटेशंस। थैंक यू।